बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मोटिवेशनल स्पीकर महविश चौधरी। मैं डिफरेंट टॉपिक पे पर मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। चूँकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरा हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं मोटिवेट करूँ हर एक को, चाहे वो लड़की है, लड़का है, औरत है, कोई भी है, बूढ़ी है, जवान है, कुछ भी है। आज जो मेरा टॉपिक है वो बेवा औरतों के ऊपर है। ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं और उसमें से किस तरीके के साथ औरतें गुजरती हैं। आज का मेरा टॉपिक औरतों के ऊपर है, जो खासकर जिनके शोहर की डेथ हो जाती है और उसके बाद उन्हें कितने मुश्किल मराहिल उन्हें पार करना पड़ते हैं। तो चूँकि मेरा साथ ये तजुर्बा हुआ है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं या जो ज़िंदगी में जो चीज़ें दरपेश आती हैं, तो उसमें से जो मैंने तजुर्बात लिए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बेवा औरतों को किन-किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है और उन्हें किस तरीके के साथ या यूँ कह सकते हैं कि उन्हें किन बातों का ख़ास कर ख़्याल रखना चाहिए। सबसे पहले बात जो समझ में मेरे आई है, वो ये कि लोग इस मौके के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, फैमिली के भी सब लोग आते हैं और आपको एक ही बात कहते हैं, अब तुमने हौसला रखना है, तुमने मजबूत बनना है, तुमने बाकी लोगों का ख्याल रखना है। तो मैं ये कहती हूँ कि मजबूती ही तो उसकी औरत की जाती है। वो वो इतनी कमज़ोर हो जाती है अपनी फैमिली में, माशरे में, अपने आप के लिए, तो मजबूती ही तो उसकी नहीं रहती। ये चीज़ लोग कहते तो हैं, लेकिन वो उन्हें खुद समझना चाहिए। दूसरों को ये कहना कि तुम मजबूत बनना, तुम उसको मजबूत तो रहने दो, इसलिए कि वो मजबूत अब रही नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ये तो वक़्त के साथ-साथ इंसान आगे जब बढ़ता है, तो वो दिखाता मेरे हिसाब से औरत के लिए इन हालात में सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि जिसके ऊपर उसकी बादशाहत थी, जिसके ऊपर उसकी शादी के बाद अपनी ज़िंदगी का उसका दारोमदार उसके ऊपर था, वो तो अब नहीं है। लेकिन उसे ये देखना है कि मुझे किस तरीके के साथ अब माशरे के साथ, फैमिली के साथ, लोगों के साथ किस तरीके के साथ चलना है और अपने आप में उसको ये देखना है कि मैंने अब हर वक़्त उसके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, ख़ासकर अगर वो ससुराल में है और वो रहना चाहती है, उसके हालात ऐसे हैं, उसके बच्चे हैं और उसका गुज़ारा नहीं है ससुराल के बगैर, तो लोगों के साथ, ससुराल वालों के साथ अपनी कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए जो भी बेहतर तरीके हैं, जो भी बेहतर हल है, वो उसको समझना है अपने लिए, अपने आने वाले वक़्त के लिए और बच्चों के लिए। और जब आपको पता है कि मुझे रहना ही ससुराल में है, तो कम से कम इस तरीके को देखो कि मुझे किस तरीके के साथ, किन लोगों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, अपने जेठ के साथ, अपनी नंद के साथ, अपने देवर लोगों के साथ मुझे किस तरीके के साथ चलना है जिसमें मेरी रिस्पेक्ट भी रहे और उन लोगों को भी मेरे से कोई कंप्लेन ना हो। और इसी तरह ससुराल वालों को चाहिए कि अब वो देखें कि हमारी भाभी या हमारी बहू इस घर में ब्याही आई थी और हमारे भाई की बेवा है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है, प्लस इसको इसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना है। और एक सब फैमिली बहन भाई जो भी
آپ کے گھر میں ہے وہ ایک بجٹ بنا کے اپنی بیوہ کے لیے وہ رکھے، یہ تو ویسے بھی ثواب کا کام ہے، اور ایک پلان کے تحت چلے کہ کس طریقے کے ساتھ اب زندگی کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر بچے ہیں تو بھتیجے بھتیجوں کو فیوچر کے لیے کس طریقے کے ساتھ بھابھی کے لیے کیسے سہولتیں پیدا کرنی ہے، اور بھابھی کو چاہیے کہ مجھے اب ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، اور مجھے اپنی تھوڑی سی اپنی انا تو نہیں میں کہوں گی کہ جیسے اپنے ہسبینڈ کے دور میں وہ اپنی ایک مرضی کے ساتھ وہ چل رہی تھی، مجھے تھوڑا سا ان لوگوں کی مرضی کو بھی بیچ میں شامل کرنا ہے، ان کی خواہشوں کا خیال رکھنا ہے، میرے سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو مجھ سے کوئی تکلیف ہو یا ہم لوگوں کے اندر رنجشیں پیدا ہوں۔ یہ تو ایک عام ایک ہر روز ضروریات زندگی کے ساتھ چلنے کی بات ہے۔ اور اگر اس کو دوسرا یہ پہلو ہے کہ اگر وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اس کے پاس اس کے ہسبینڈ کے کافی سورسز آف انکم ہے، تو وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، اور ایک لمیٹیشن جو ہے وہ اپنے ارد گرد وہ باندھ لے، اور اسے ہر ایک کو پتا ہو کہ اس کی لمٹ کیا ہے اور اس کو ہمیں نہیں تنگ کرنا۔ جب لڑکی عورت بیوہ ہوتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنے کے لیے یا تو مائکے کا سہارا چاہیے یا سسرال کا چاہیے، تو اکثر مائکے والے نہیں سہارا بنتے، کیونکہ ان کی اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ان کی اپنی بیویاں گھر میں آ جاتی ہیں، ماں باپ نہیں رہتے، اور اگر رہتے بھی ہیں تو وہ آگے اپنی نسل کے لیے بٹ جاتے ہیں اپنے بیٹوں میں، بہوؤں میں، تو پھر لڑکی کا پلس اس کے بچوں کا گھر میں آ کے رہنا تھوڑا تکلیف دہ دیتا ہے۔ اور جب میرا جو سیکنڈ جو مین چیز ہے، مین ایشو جو ہے وہ میرا بچوں کے اوپر ہے۔ جیسے ایک بیوہ کے پاس اگر بچے ہیں تو جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، میں نے ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کہ ایک عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد وہ اپنے جوائنٹ فیملی میں وہ رہ رہی تھی۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے اور وہ ان کے دماغ میں ایک ہی چونکہ وہ جوائنٹ فیملی میں تھے، اگر بچہ رات کو لڑکا دیر سے گھر آتا ہے، اگر تایا چچا اسے بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، یا اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اسے ڈانٹ دیتے ہیں، تو عورت کا، ماں کا سب سے پہلا اولین کام یہی ہے کہ وہ بچے کی سپورٹ مت کرے، وہ اپنے تایا اور چچا کے اوپر ہی بات رکھے۔ وہ یہ بھی فرض کیا تایا چچا غلط بھی ہیں، اول تو وہ غلط نہیں ہو سکتے، وہ اگر ڈانٹیں گے تو کسی وجہ سے انہیں پتا ہے کہ ہمارا بھائی اب دنیا میں نہیں ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ کل کو یہ اگر آوارہ ہو گیا یا پڑھا نا تو تکلیف ہمارے بھائی کے روح ہوگی، پلس معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اور اپنے آپ میں لوگوں کا کیا، اپنے آپ میں کیا ہم لوگ اپنے آپ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے کہ اگر اس کا باپ ہوتا تو آج یہ پڑھ جاتا، اگر اس کا باپ ہوتا تو یہ ترقی کر جاتا، باپ نہیں تھا تو شاید اس لیے نہیں یہ پڑھا۔ تو جہاں پر عورت کا ایک رائٹ ہے یا وہ اس کی سوچ ہے، وہاں پر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ سسرال والوں کے اندر بھی ان کے بھی رائٹس ہیں، یہ نہیں کہ صرف عورت بیوہ ہوگی یا بس اسی کے ساتھ پوری ہمدردی ہے، پورا سب کچھ ہو جائے۔ دوسری طرف آپ سسرال والوں کا بھی دیکھیں، جب وہ بچے کو ڈانٹا گیا کہ تم اس طرح لیٹ سویٹ کیوں آئے ہو، اور پھر وہ ماں نے اس کو سپورٹ کرنے، گھر والوں کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس نے بچے کو یہ سپورٹ کی کہ بیٹا اب تو ایسا ہی ہوگا، تایا نے ڈانٹا تو یہ تو ایسا، کیونکہ تمہارا باپ جو نہیں ہے، اب چچا نے تمہیں کچھ کہا ہے
तो बेटा अब तो ऐसे ही है, क्योंकि तुम यतीम जो हो, अब तो तुम्हें कोई कुछ भी कह सकता। मुझे ये बताएं, ये जब बात बच्चों के दिमाग में जाती है, मैं उस औरत के ऊपर नहीं बात कर रही, ये चीजें बहुत सारी कॉमन है। इस तरह के वाकयात मैंने बहुत सारे देखे हैं। बहुत सारी औरतें अपने हाथों से अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रही होती है और उन्हें पता नहीं होता, और वो कहने को वो उनकी माँ है। तो उससे क्या हुआ या क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में ये नहीं रहता कि मैंने गलती की थी, इस वजह से मेरे ताया या चाचा या अंकल या फूफी या खाला ने डांटा है। उसके दिमाग में सिर्फ ये होगा, क्योंकि वो गलती करने वाला हमेशा ये देखता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। तो उसके दिमाग में भी यही चला कि मेरा बाप नहीं है, इसलिए इस बंदे ने मुझे डांटा है। और अब मैं देखता हूँ कि अब ये मुझे, क्योंकि उस वक़्त वो छोटा होता है, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त के साथ उस वक़्त वो सेम टाइम तो वो अपने ताया चाचा के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता, उनके साथ बोल नहीं सकता, उनके आगे ज़ुबान चलाना उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो छोटा होता है। लेकिन जूँ-जूँ वो बढ़ता रहता है, वो नफ़रत, वो चीज़ें, वो डाँट, वो डपट उसके दिमाग में रहती है, और ये दिमाग में किसने डाली? माँ ने डाली। उस बच्चे के उसको एहसास ही नहीं दिया कि तुम्हें डाँट किस वजह से पड़ी थी, ठीक है? दूसरा ये है कि जब माँ और बाप तरबियत के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का, और स्पेशल लड़के के लिए जब वो 15-16 साल का होता है, उस वक़्त अशद ज़रूरत होती है एक बाप की। उस वक़्त ही वो उसकी ग्रूमिंग हो रही है, और वो एक बालिग हो रहा है, और उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एज बड़ी ख़तरनाक उम्र है, और वो जैसे कहते हैं कि बहकने की एज होती है। तो इस वजह से उस एज में ख़ासकर अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए किसी औरत के साथ, तब तो उसको चाहे कोई रोकता है या नहीं रोकता उसके ससुराल की तरफ से बच्चों के लिए, पर उसको अपने तौर पर किसी एक बंदे का रौब अपने बच्चों के लिए ज़रूर देना चाहिए। ये सोच के कि जब उसका बाप ज़िंदा था, जब बच्चा जब भी कोई शरारत या जब भी कोई बदतमीज़ी या होमवर्क या स्कूल से लेट्स में कोई प्रॉब्लम होती थी, तो माएँ अक्सर ये कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा बाप रात को आएगा ना, तो मैं उसे बताऊँगी, तो मैं उसे डाँट, तो बच्चा उससे डर जाता है, और प्लस फिर वो अपने काम को सही तरीके से करता है। ये क्यों होता है? एक डर खौफ। तो मेरी सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट है उन बेवा औरतों से कि अपने बच्चे के लिए वो डर, वो खौफ ज़रूर किसी न किसी एक का डालें, चाहे वो ससुराल में से ले लें, चाहे ननिहाल में से ले लें, चाहे मामू ले लें, चाहे चचा या ताया ले लें। एक डर उस बच्चे के अंदर ज़रूर डालें, और उसी को उतनी देर तक वो हवाई बना के रखें, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक वो कॉलेज गोइंग नहीं हो जाता, जब तक उसको समझ नहीं आ जाती कि मैं अब मैच्योर हूँ, और मेरे लिए अच्छाई और बुराई का उसे तमीज़ होनी चाहिए, और उसे पता हो कि मुझे किस वक़्त घर में आना है, मेरे लिमिटेशन क्या है, मेरी पढ़ाई क्या है, मेरी मंज़िल क्या है, मुझे क्या करना है। अगर मैंने ये ना किया, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मेरा बाप नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अक्सर माँओं के कंट्रोल में बेटे नहीं आते हैं। माएँ पीछा नहीं जा सकती बच्चों के, लड़कों के पीछे, लड़कों के साथ माओं का काम नहीं है, ना ही वो लड़कों तक पहुंच पाती हैं। ये सिर्फ मर्दों का ही काम है, और उन माओं से रिक्वेस्ट है कि अपने देवर और जेठ लोगों से बना के रखें। अगर वो किसी वजह से उनको डांट देते हैं बच्चों को, उसको ना तो खुद बुरा माने, ना ही अपने बच्चों के दिलों में कोई बुराई अपने चचा तायों के लिए डाले। वो उनके लिए बुरे नहीं होते, वही डांट उनके कल को इन फ्यूचर में बड़ा काम आती है। मैं आपको छोटी-सी अपनी मिसाल देती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई थी, तो मेरी बेटी, जब हम लोग अमेरिका में आए थे, मैं और मेरी बेटी हम लोग अकेले आए थे। 3 लोग पाकिस्तान गए थे, जब वापस आए थे हम लोग 2 लोग आए, मैं और मेरी बेटी।
जब मैंने इसको कॉलेज में डाला तो मैंने जब कोई रात को फंक्शन या कुछ भी होता था, तो जब ये मुझसे परमिशन मांगती थी तो मैं कहती थी बेटा मामू को कॉल कर लो आप, क्योंकि उन्हें पता चला तस्वीरों में आया, या मैंने उनसे तो झूठ नहीं बोला, अगर उन्होंने पूछा कि नहीं आप कहा, मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं आप कॉलेज फंक्शन में है, तो आप उनसे उनसे बात कर लो, एक दफ़ा परमिशन उनसे ले लो। वो अमेरिका में रहती थी, भाई मेरे पाकिस्तान में थे, तो मैंने उसको वहाँ का कनेक्ट डाला हुआ था कि नहीं बेटा मामू से पहले बात कर लो। तो उसको पता था कि मेरी लिमिटेशन क्या है, ये ना हो कि कल को मामा मामू से बात कर ले या चाचू से बात कर ले। मैं ऐसे कहती थी यार बेटा चाचू से बात कर ले या मामू से बात कर ले। मेरा चूँकि ज़्यादातर भाई के साथ थोड़ा-सा फ्रेंडशिप थी, मैं हर बात उनके साथ शेयर करती थी। तो इसी वजह से भाई के साथ, तो वो और वो बेटी इसी तरह उसी डर की वजह से वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहुत अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने मुकाम पे है। अब कोई फ़िक्र नहीं है। तो मैंने पाकिस्तान में देखा है, पाकिस्तान में तो लड़के पता नहीं क्या-क्या चीज़ें शुरू हुई हैं। हम लोगों ने तो आइस सुना था, आइसक्रीम सुना था, आइस वाटर सुना था। यहाँ पर तो अजीब-अजीब तरह के आइसें शुरू हुई हैं कि लड़के आइस के आदी हो गए हैं। लड़के अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला जो लोग ये चीज़ें पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उन पे रहम करे, उनको हिदायत दे। न्यू जनरेशन का बेड़ा गर्क हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। तो मैं आखिर में यही कहूँगी कि ये वक़्त बहुत बुरा होता है एक बेवा औरत के लिए। घर सँभालना, बच्चे सँभालना, फैमिली सँभालना। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में औरतों के लिए ज़्यादातर मसला फाइनेंशियल का होता है। तो जब आपके ससुराल में से किसी ने कोई ज़िम्मेदारी उठानी है फाइनेंशियल की, तो कम से कम आप उसकी बात तो माने ना। उसमें आप ये तो नहीं कहना कि मेरी मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे भी है। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए थोड़ा-सा सोचें और देखें कि मेरे लिए बेहतरी क्या है। मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रही, मैं जस्ट जनरल बात कर रही हूँ। सिर्फ़ इस वजह से कि आपकी वजह से आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना हो। उनके उनके सर पे बाप तो नहीं रहा, लेकिन उनके आप उनको इस काबिल कर दें कि वो किसी भी ज़िंदगी में किसी भी महरूमी का शिकार ना रहें, सिवाय बाप के। और ताया चचा भी बाप की तरह के ही होते हैं। और समझा जाए तो वो भी बाप के भाई हैं, बाप ही हैं, लेकिन बाप चूँकि बाप ही होता है, तो उनको बाप की महरूमी का तो कुदरत की तरफ से एक चीज़ आ गई है, लेकिन माशरे में रहने के लिए आप उनसे उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ से महरूम ना करें। ये मेरी सब माँओं से रिक्वेस्ट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कोई भी बात बुरी नहीं लगी होगी। और ये मैंने एक तो मेरा अपने साथ ये वाक़ये बहुत सारे हुए थे, उस वजह से मैंने ये बात की है। दूसरा मेरे 3-4 फैमिली ऐसे मेरे सामने आई हैं मेरी ज़िंदगी में, मैं उनके बच्चों को देख के मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सही रास्ते पे लेके आएँ और वो औरतें जो हैं वो अपने हालात को, ये बहुत मुश्किल है कि फिर मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था टॉपिक, मैं वहीं पे आती हूँ कि ये कहना है कि अपने आप को मजबूत करें, मजबूत नहीं होती है। जिनके हस्बैंड चले जाते हैं उनके पास मजबूती नहीं होती है, लेकिन उनका अगर आप अपने बच्चों को मजबूत कर देती हैं जैसे तैसे भी, तो कम से कम जवानी में आप बच्चों को मजबूत कर देती है तो बुढ़ापा जो है वो आपका मजबूत हो जाता है। ये लिखा पढ़ा एक कन्फर्म बात है। तो अपने बच्चों को मजबूत करें, अपने बुढ़ापे को मजबूत करें। ठीक है, इसी के साथ मैं दुआओं के साथ आपसे रुखसती चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।